Hello students, this is my first video on फेडरलिज्म चैप्टर 2 क्लास 10th। तो इसमें मैं आपको इस चैप्टर की आउटलाइंस और थोड़ी डिटेल भी इंक्लूडिंग दैट वो मैं डिस्कस करूँगा। सिर्फ इसमें आपको मैं थोड़ा समझाऊँगा और क्वेश्चन आंसर्स हम बाद में करेंगे। तो पहले चैप्टर को समझना ज़रूरी है। तो शुरू करते हैं फेडरलिज्म। तो फेडरलिज्म का मतलब होता है कि जब पावर को डिवाइड कर दिया जाता है, यानी कि गवर्नमेंट की, सरकार की पावर को विभाजित कर दिया जाता है अलग अलग लेवल पे, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट एक्सेट्रा। तब उसको कहा जाता है फेडरलिज्म। यानी कि सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट की बात ही नहीं चलती, बाकी सरकारों जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट की भी मर्जी ली जाती है, उनसे भी सलाह ली जाती है, उनके पास भी अपनी पावर्स होती हैं। तो हम इसको ऐसे डिफ़ाइन कर सकते हैं फेडरलिज्म को, इट इज़ ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर इज़ डिवाइडेड बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड अदर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट लाइक स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट एक्सेट्रा। अब फेडरलिज्म के कुछ फीचर्स, उसकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं। तो पहली विशेषता तो उसकी डेफिनेशन में छुपी है कि इसके अंदर पावर डिवाइड होती है अलग अलग लेवल पर। मींस कि इन फेडरलिज्म पावर इज़ डिवाइडेड बिटवीन वेरियस लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, और हर लेवल ऑफ गवर्नमेंट का अपना ज्यूरिसडिक्शन होता है। ज्यूरिसडिक्शन मतलब कि वो उसमें उनका एक अपना एरिया होता है फैसले करने का, न्याय करने का, या कुछ और कोई भी लॉ बनाने का, तो वो ज्यूरिसडिक्शन कहलाता है। और अगले फीचर में आप ये लिख सकते हैं कि हर एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट का अपना सेपरेट सोर्स ऑफ रेवेन्यू होता है, यानी कि सबका अपना अपना कमाई का साधन होता है। जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी है जीएसटी, और ये स्टेट में भी जीएसटी स्टेट गवर्नमेंट के पास जाती है। इसके अलावा जो और भी वहाँ के टैक्सेस होते हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल होता है, वाटर टैक्स होता है, हाउस टैक्स वगैरह हो गया। तो ये सब सोर्सेस होते हैं डिफरेंट गवर्नमेंट्स के। तो ये उसी पैसों से अपनी स्टेट या अपने देश को चलाते हैं। अब बात करते हैं कि फेडरलिज्म करता क्या है, इसका फ़ायदा क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो फेडरलिज्म का ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्य यह होता है कि यह देश की अखंडता को बनाए रखता है। जो भी हमारे यहाँ कल्चरल डाइवर्सिटी है उसकी रक्षा करता है। इट एकोमोडेट्स द रीजनल डाइवर्सिटी एंड कल्चरल डाइवर्सिटी, यानी कि जो अलग अलग क्षेत्रों में विभिन्नताएं हैं या जो कल्चर में असमानताएं हैं, कोई हिंदू है, मुस्लिम है, किसी का पहनावा कैसा है, तो ये सब फेडरलिज्म अपने अंदर एकोमोडेट कर लेता है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म। ये भी एग्ज़ाम में 1 मार्क क्वेश्चन में आ जाता है कि टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म बताइए कौन कौन से हैं। तो मेनली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म। एक तो होता है पहला कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म। इट मीन्स इंडिपेंडेंट स्टेट्स कम देयर ओन टू मेक अ जॉइंट कंट्री और जॉइंट फेडरेशन। अब इसको मैं एक एग्जांपल के द्वारा आपको बताता हूँ। पहले रूस का नाम था यूएसएसआर। इट मीन्स यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। और उस समय यूएसएसआर में करीब 15 कंट्रीज़ थीं, 15 डिफरेंट कंट्रीज़ थीं। उनके ग्रुप को एक कंट्री का नाम दे दिया गया यूएसएसआर। बाद में 1991 में इसका डिवीज़न हो गया और ये सारी जो 15 कंट्रीज़ जुड़ी हुई थी आपस में, ये सब डिफरेंट बन गई और रूस अलग हो गया। तो कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म का मतलब हुआ कि जब बहुत सारी कंट्रीज़ मिलकर अपनी इच्छा से एक कंट्री का निर्माण करती हैं, तो वो होता है कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म। करंट इसके एग्जांपल्स कौन से हैं? यूएसए है, स्विट्ज़रलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है। तो ये सब किसके एग्जांपल है? कमिंग टुगेदर के। यूएसए में बहुत सारी कंट्रीज़ का ग्रुप है,
एक अकेली कंट्री नहीं है वो। अब दूसरे टाइप के फेडरल सिस्टम की बात करते हैं, वो है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, और इसका एक अच्छा एग्जांपल है इंडिया। अब इसका मतलब क्या होता है कि जब एक बड़ी कंट्री अपनी पावर्स को डिवाइड कर देती है अपनी स्टेट्स में, जैसे कि इंडिया, स्पेन, बेल्जियम, यानी कि ये बिल्कुल उल्टा हुआ, रिवर्स हुआ किसका, कमिंग टुगेदर फेडरेशन का। उसमें बहुत सारी छोटी कंट्रीज़ मिलकर एक बड़ा यूनिट बनाती थी, और उससे फ़ायदा ये होता है कि जब बड़ा यूनिट बन जाता है तो कोई भी दूसरा देश उनसे डरता है कि ये तो बहुत बड़ी कंट्री है, उस पर अटैक करते हुए भी 10 बार सोचेगा वो। और इंडिया में जो इतनी बड़ी कंट्री है उसको छोटी छोटी स्टेट्स में डिवाइड कर दिया, सबकी अपनी अपनी गवर्नमेंट बना दी गई। उसका फ़ायदा क्या है? उसका फ़ायदा ये कि इंडिया तो कंट्री तो एक ही कहलाएगा, लेकिन ये क्योंकि बहुत बड़ी है, इसकी हाईली पॉपुलेटेड कंट्री है ये, तो सेंट्रल गवर्नमेंट कांट अलोन हैंडल दिस। तो इसीलिए यहाँ पर ये वाला सिस्टम यानी कि होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन फॉलो किया जाता है। तो आई होप ये आप दोनों टाइप के फेडरेशन समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं इसी चैप्टर में। अब है कि इंडिया को किस बात से फेडरल कंट्री कहा जाता है, क्या चीज़ है जिसने इंडिया को फेडरल कंट्री बनाया। तो पहली तो यही बात जो मैंने आपको बताई अभी कि इंडिया में डिफरेंट पावर्स को अलग अलग स्टेट्स को दे दिया गया, लोकल गवर्नमेंट को दे दिया गया, इसलिए ये फेडरल सिस्टम है। और ये तीनों लेवल हैं गवर्नमेंट के, ये अपनी अपनी लिस्ट यानी कि यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, और जो तीसरी लिस्ट है कॉन्करेंट लिस्ट, जिसमें यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकती हैं, वो भी ये बातें भी इंडिया को एक फेडरल कंट्री डिक्लेयर करती हैं। तो अगर ये पूछा जाए कि वाई इज़ इंडिया कॉल्ड ए फेडरल सिस्टम, तो आप ये सब उसमें लिख सकते हैं कि इंडिया में पावर को डिफरेंट स्टेट्स में डिवाइड कर दिया गया है, और इन स्टेट्स का अपना सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, और ये अपना इनका ज्यूरिसडिक्शन है अलग से, और इनके लिए अलग अलग लिस्ट है लॉज बनाने के लिए। तो दीज ऑल मेक इंडिया ए फेडरल कंट्री। अब ये जानते हैं कि फेडरलिज्म इंडिया में क्या करता है, क्यों ज़रूरी है, और कैसे ये प्रैक्टिस किया जाता है इंडिया के अंदर। तो फेडरलिज्म कॉजेज स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म, रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी, यानी कि फेडरलिज्म होने से उस कंट्री में डाइवर्सिटी के लिए लोगों के मन में रिस्पेक्ट पैदा होती है। लोग एक दूसरे के कल्चर को अपनाने की कोशिश करते हैं, उसको रिस्पेक्ट देते हैं, ये नहीं कहते कि ये इसका पहनावा ऐसा है या इनका खान पान ऐसा है। तो एक तो ये करता है फेडरलिज्म, जो कि ज़रूरी भी है हमारी जैसी डाइवर्सिटी वाली कंट्री के लिए। और फेडरलिज्म डिज़ायर फॉर लिविंग टुगेदर पैदा करता है, यानी कि अलग अलग धर्मों के, जातियों के लोग एक ही देश में रहने के लिए उनकी इच्छा होती है। अब इसको एक उदाहरण के द्वारा आप समझ सकते हो, जैसे जितनी भी आपकी ये मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, दुबई वगैरह है, वहाँ पर ऐसा नहीं है फेडरलिज्म वगैरह, वहाँ पर रिस्पेक्ट नहीं दी जाती किसी की। मुस्लिम कंट्री है तो जो हिंदू लोग हैं वहाँ पर रह रहे हैं, उनको अपने घरों में ही पूजा पाठ करने की अनुमति है, वो कोई अपना जुलूस या प्रोसेशन बाहर नहीं निकाल सकते। जबकि इंडिया ऐसी फेडरल कंट्री में हर कम्युनिटी को अपना अपना रिलीजन स्प्रेड करने की, अपने प्रोसेशंस, जुलूस निकालने की परमिशन है। तो मुस्लिम कंट्रीज़ में डिज़ायर फॉर लिविंग टुगेदर सवाल ही नहीं पैदा होता जो वहाँ पर ऐसा हो जाए। इसके अलावा फेडरलिज्म अपनाता है लिंग्विस्टिक स्टेट्स को, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे केरला और तमिल की साइड अब चले हैं, आंध्र प्रदेश वगैरह, सबकी लैंग्वेज अलग अलग है। तो फेडरलिज्म इनको पूरी छूट देता है अपनी लैंग्वेज यूज़ करने की। और फेडरलिज्म में हिंदी और इंग्लिश दोनों को ही ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया गया है, यानी कि ये जो दो भाषाएं हैं हिंदी और इंग्लिश, इसको एक ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया है। यानी कि सारा ऑफिस का काम इसमें होगा, किताबें हिंदी और इंग्लिश दोनों में छपेंगी। अब इस चैप्टर में जो लास्ट टॉपिक है वो है डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन का क्या मतलब होता है? डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि डिस्ट्रीब्यूट द पावर ऑफ सेंटर अमॉन्ग इट्स
जूनियर लेवल्स, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर को दे देना स्टेट गवर्नमेंट को और लोकल गवर्नमेंट को। डिसेंट्रलाइजेशन के क्या क्या कारण हैं कि जो लोकल एरिया की प्रॉब्लम्स होती हैं उनको लोकल लोग ही अच्छे से समझ पाते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट तो जैसे दिल्ली में राजधानी में बैठी है, अब उसको एक गांव के दूर गांव के लोगों की प्रॉब्लम के बारे में क्या पता। तो इसीलिए वहाँ पर लोकल गवर्नमेंट बनाएगी जो वहाँ के लोगों की समस्याओं को समझे और फिर आगे अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर और फिर अगर ज़रूरत हो तो सेंट्रल लेवल तक अपनी समस्याओं को पहुँचाए। और डिसेंट्रलाइजेशन में डायरेक्ट पार्टिसिपेशन होता है इन डिसीज़न मेकिंग, यानी डिसीज़न मेकिंग में सभी लोग भाग ले सकते हैं। भारत में आज़ादी के बाद गाँव में पंचायत थी, लोकल अथॉरिटीज़ थी, परंतु उनके पास पावर नहीं थी, वो कोई डिसीजन नहीं ले सकते थे, वो अपने गांव के एरिया के लिए कुछ नहीं कर सकते थे। परंतु 1992 में एक स्पेशल लॉ बनाया गया जिसके द्वारा लोकल गवर्नमेंट का निर्माण हुआ और लोकल गवर्नमेंट भी इलेक्टेड होने लगी, यानी कि लोग उसको चुनने लगे। जैसे म्यूनिसिपैलिटी के चुनाव होते हैं ऐसे गांव में ग्राम सभा, ग्राम पंचायत होती हैं, उनके भी इलेक्शन होते हैं। तो 1992 में क्या क्या अमेंडमेंट यानी बदलाव किए गए। सबसे पहला तो यही कि रेगुलर इलेक्शन करवाए जाएंगे अब आफ्टर ए फिक्स पीरियड ऑफ टाइम, चाहे वो लोकल गवर्नमेंट के लिए हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट के लिए हो। इसके अलावा सीट्स रिजर्व की गई शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और व्यूमेन के लिए हर जगह, पार्लियामेंट में भी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी। तो ये सब 1992 में चेंजेस किए गए। तो इस वीडियो में इतना ही। जो आपकी आउटलाइंस थी इस चैप्टर की वो हमने डिस्कस की। अब इनकी डिटेल हम अगले वीडियो में करेंगे। टिल देन बाय।